नमस्कार छात्रों, आज हम पाठ संख्या 16 कक्षा 9 जलवायु इसके भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे और इस भाग में हम जानेंगे जो मुख्य 3 ऋतुएं भारत में जो पाई जाती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शीत ऋतु से, जो कि आपकी दिसंबर से फरवरी यानी 3 महीने के लिए यहाँ पर क्या है आपकी ठंडी जो रहती है, तो यहाँ पर इसको ठंडी कहा माना जाता है। भारत में ये 3 महीने जो होते हैं शीत ऋतु के होते हैं। और 22 दिसंबर से 21 मार्च तक सूर्य की जो किरणें होती हैं वो किस पे पड़ती हैं? सीधी दक्षिणी गोलार्ध पर, यानी मकर रेखा के आसपास ये पड़ती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। इसके विपरीत भारत जो है वो किस में है? आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए दिसंबर से फरवरी तक सूर्य की तिरछी किरणों के प्रभाव से में होने से तापमान यहाँ कैसा होता है? कम होता है, क्योंकि यहाँ पर भारत उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि सीधी किरणें जो पड़ती हैं वो किस पे पड़ती हैं? मकर रेखा पे। और भारत को विभाजित करने का कार्य कौन करती है? कर्क रेखा करती है। तो यहाँ पर आपका क्या है? ठंडी अधिक पाई जाती है। मध्य एशिया से भारत की ओर जो दक्षिणी पूर्वी दिशा की हवाएं चलती हैं, ये हवाएं कैसी होती हैं? शुष्क और ठंडी होती हैं। आपने सुना होगा साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं। तो साइबेरिया की ये जो ठंडी हवाएं आती है, ये मध्य एशिया से भारत की तरफ आने वाली दक्षिणी पूर्वी हवाएं ही हैं। ठीक है, इस दिशा में जो ये हवाएं बहती हैं ये कैसी होती हैं? शुष्क होती हैं और ठंडी होती हैं, जिससे मौसम क्या होता है? शुष्क और ठंडा रहता है। इस ऋतु दौरान सामान्यतः आकाश जो रहता है बिना बादल के स्वच्छ रहता है, एकदम नीला आसमान आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें उत्तर पश्चिम देखो दिया गया है, भारत अनुपात में अधिक ठंडा रहता है, कारण कि वह समुद्र से अधिक दूर स्थित है और उसका कुछ भाग मरुस्थल है। अब देखो पश्चिमी भाग आपका भारत का कौन सा है? राजस्थान, पंजाब, ये जो क्षेत्र है आपका किस में आता है? पश्चिमी भारत में आता है। और गुजरात भी हो गया कुछ भाग, पर गुजरात समुद्र के पास है, इसलिए हम उससे ऊपर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि समुद्र से भी दूर है होने चाहिए ये भाग। और मरुस्थल दिया है तो ये राजस्थान की बात हो रही है। और उत्तर का भाग हो गया वो आपका कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, ये सभी उत्तरी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है इस समय, और ठंडी में इन प्रदेशों की जो हवा का भारी दबाव बन जाता है, जिससे पवन की दिशा बदलती है, यानी जो हवाएं चलती हैं उनकी दिशा बदलती है। यहाँ की भारी दबाव के कारण ठंडे और शुष्क हवाओं का जन्म होता है। यहाँ पर ठंडी में बहुत ज़्यादा दबाव होता है, जिसके कारण यहाँ से जो हवाएँ बहती हैं अपना रास्ता बदलती हैं, तो वो होती ठंडी हवाएँ हैं। ठीक है, ये पवनें जहाँ जहाँ पहुँचती हैं वहाँ तापमान में गिरावट आती है, क्योंकि ये ठंडी हवाएँ होती हैं। अभी देखो अभी मौसम कैसा है आपका? दिसंबर से फरवरी के बीच ये ठंडी हवाएं चलती हैं, तो अभी आपको जो हवाएं होंगी उनमें ठंडी आपको देखने को मिलती है। तो ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं? उत्तर पश्चिमी भारत से आ रही हैं, यानी ऊपरी वाले क्षेत्रों से हवाएं नीचे की तरफ ये बह रही हैं। ठीक है, चलिए तो ठंडी में देखिए दिल्ली का तापमान कई बार क्या होता है 10 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जबकि इलाहाबाद 16 डिग्री से, कोलकाता में 18 डिग्री सेल्सियस जो है इसके आसपास का तापमान रहता है। इस तरह हिमालय जो है यानी एकदम उत्तर में और क्या है ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है, हिमालय पर्वत जो है, वहाँ का अगर तापमान देखें तो वो अत्यंत कम रहता है। आप लोगों ने हमेशा सुना है कि बर्फ़बारी हुई है शिमला में, दार्जिलिंग में, तो ये जनवरी मास का तापमान यहाँ पर जो होता है वो आपका 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है या उससे भी कम हो जाता है। हिमालय में जबकि हिम वर्षा होती है, आपको मालूम है बर्फ़बारी होती है। ठीक है, तो वो हिमालय के क्षेत्र में, तो वहाँ से खूब ठंडी हवा उत्तरी भारत के मैदान की तरफ आती हैं। परिणाम स्वरूप इन मैदानों सहित राजस्थान और गुजरात में शीतलहर आ जाती है। ये हवाएं नीचे उतरती हैं, दक्षिण की तरफ भागती हैं हिमालय से, तो ये क्या करती हैं? उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में आती हैं और वहाँ से राजस्थान और गुजरात में शीतलहर ला देती हैं। हिम पड़ने से जो होता है, ठीक है, जो आप सुबह सुबह ओस की बूंदें देखते हैं, हिम पड़ने से क्या होता है आपका कपास जैसी जो फसल होती है उसको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उसका फूल होता है और वो जब गीला हो जाता है तो वो फिर क्या है आपका ख़राब होता चला जाता है। तो शीत ऋतु में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा भारत में तापमान गलन बिंदु से नीचे नहीं जाता है। जितने भी भारत के हिल स्टेशन हैं उनकी अगर हम बात करें, खासकर उत्तर भारत के जो हिल स्टेशन है, जो पर्वतीय स्थल है, वहाँ पर क्या है आपका बर्फ़ जम जाती है, पर उसके अलावा अन्य स्थानों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बर्फ़ यानी गलन बिंदु से नीचे तापमान नहीं जाता है। कारण कि हिमालय की गिरिमालाएं मध्य एशिया की ओर से आने वाली अतिशय ठंडे पवनों को रोकती हैं और भारत को सख्त ठंडी से बचाती हैं। यानी जो साइबेरिया से क्षेत्र से उधर से जो आने वाली हवाएं होती हैं, हिमालय क्या करता है? रुकावट
पैदा कर देता है और वो जो हवाएं आती हैं वो हिमालय से टकरा के वापस लौट जाती हैं। हिमालय उनको भारत में नहीं घुसने देता है। तो हमें हिमालय क्या है, हमारे लिए एक बचावट का भी कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कुछ टर्म। आप हमेशा मौसम के बारे में जब आप समाचार पत्रों में आप देखते हैं तो कई बार आपको कुछ शब्दों का उपयोग देखने को मिलता है, जैसे आपका जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो ये होते क्या है, जेट स्ट्रीम क्या है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखो यहाँ दिया गया है दोनों गोलार्ध के लगभग। अब देखिए इसको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि ये मान लीजिए क्या है, ग्लोब है पूरा, ठीक है, और ये बीच में क्या है 0 डिग्री पर ये है आपका विषुवत रेखा है 0 डिग्री पे, ठीक है, 0 अक्षांश पे। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे 30 में और यहाँ 30 अक्षांश पे जाइए, यहाँ 30 अक्षांश दक्षिण इधर जाइए 30 पे। तो इनके आसपास क्या है, एक पाइपलाइन जैसी मान लीजिए, ये एक फिक्स वो है, स्थल है, स्थल नहीं हवा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिसमें कि ये हवाएं जो चलती हैं वो आपकी 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के वातावरण में, ज़मीन से 8 से 15 किलोमीटर पे अगर आप देखेंगे तो पाइपलाइन की तरह क्या है, ये हवाएं बड़ी तेज़ी से बहती हैं और इनकी ये क्या होती है, ये अत्यंत जो होती हैं गतिशील पवनें होती हैं और इनकी स्पीड जो होती है वो होती है आपकी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। और इस पवन पट्टे के मध्यम भाग में पवनों का वेग यानी किनारों की अगर हम बात करते हैं, ये किनारे जो हो गए मान लीजिए एक पाइपलाइन जैसा होता है, पर ये क्या है, कोई पाइप नहीं है, ठीक है, ये एक स्थान है, ठीक है, एक फिक्स स्थान है 30 डिग्री पर, जो जिसकी ऊंचाई ज़मीन से 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में ये पाया जाता है, 8 से 15, ठीक है, यानी 7 किलोमीटर की रेंज में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मिडिल भाग की अगर हम बात करें, मध्य भाग की, तो वहाँ पर इनकी जो गति होती है हवाओं की वो आपकी 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहती है। और गर्मियों में वे प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर स्थित होते हैं। जो गर्मियाँ होती हैं, जब गर्मियाँ हमारे यहाँ आएंगी मई जून में, तब ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत जो है आपका कौन सा, महाराष्ट्र से नीचे आप चले जाइए, महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, ये क्या है आपका प्रायद्वीपीय भारत में, इनके ऊपर स्थित होती है ये जेट स्ट्रीम। अधिक ऊंचाई पर बहने वाले ये पवन वर्षा लाने में सहायक होते हैं और ये ऊंचाई पे बहते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, आपके वर्षा लाने में ये सहायक होते हैं हमारे। फिर एक और शब्द आप लोग समाचार पत्रों में सुनते होंगे मौसम के बारे में, जब बात होती है कि पश्चिमी विक्षोभ, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो पश्चिम एशिया के ऊपर निर्मित जेट स्ट्रीम पूर्व दिशा की ओर बहता है और उसका प्रभाव पश्चिमी एशिया के देशों उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर पड़ता है। देखिए हम सिंपल यहाँ पर एक चीज़ बना लेते हैं, यहाँ चलिए आप, ये मान लीजिए अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया और ये आपका गल्फ़ स्ट्रीम मान लीजिए, ये सऊदी अरबिया का क्षेत्र हो गया और इस तरीके से, और ये जो है भारत मान लीजिए हो गया, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं हम। चलिए अब देखिए ज़रा, यहाँ पर ये हो गया आपका भारत, ठीक है। तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ दिया गया है उसका कहने का मतलब है कि इस रीजन में अगर कोई डिस्टरबेंस होता है या पश्चिमी क्षेत्र में कोई डिस्टरबेंस होता है तो यहाँ से ये हवाएं, यहाँ पर बहने वाली ये जेट स्ट्रीम है पश्चिमी विक्षोभ, ये हवाएं क्या करती हैं, ये हवाएं इधर से आना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। और ये किस तरफ आती हैं, भारत के, ये आपके राजस्थान और ये पश्चिमी वाला जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में होती हैं, पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान है यहाँ पर, ये पाकिस्तान है, इन रीजन में आपको क्या है देखने को मिलेगा, ये यहाँ के जलवायु में क्या बड़ा परिवर्तन कर देती हैं। इन पवनों के साथ साथ आने वाले धूल भरे तूफान, जिनका प्रभाव बांग्लादेश में देखने को हमें मिलता है। ठंडी में उत्तरी भारत के
आह्लादक मौसम में ये कभी कभी विक्षेप डालते हैं, यानी ठंडी के मौसम में क्या होता है, कई बार आप देखते हैं बरसात हो गई या बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो ये क्या है, ये होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई बार क्या होता है इन क्षेत्रों में भारी हिमवर्षा, और मैदानी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो क्या है बरसात देखने को मिलती है। आप देखते हैं ठंडी में बरसात होती है तो वो किसके कारण होती है, आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए अत्यंत आशीर्वाद स्वरूप होती है। ठीक है, रबी की फसल जिसमें गेहूं अभी खेतों में किया जा रहा है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसके कारण कभी कभी गुजरात में भी बेमौसमी बरसात होती है, गुजरात में भी कई बार बारिश होती है, पर जिससे कई बार कृषि को हानि पहुंचती है, क्योंकि वहाँ पर आपका कपास की खेती को बहुत नुकसान पहुँचता है। ठीक है, तो ये कुछ दो टर्म थे, पश्चिमी विक्षोभ यानी पश्चिम में बहने वाली जेट स्ट्रीम जिनका प्रभाव हमें उत्तर पश्चिम जो देश है उनमें देखने को मिलता है, और जेट स्ट्रीम क्या है 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है आपका बहुत तेज़ी से बहने वाली जो हवाएं हैं, जिनकी स्पीड जो है वो आपकी कितनी है 150 बाहरी क्षेत्र में, और मध्य भाग की अगर हम बात करें तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक ये पवनें बहती हैं, इन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखो यहाँ दिया गया है कि ठंडी के दौरान जब ठंड होती है तो उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत की परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। ठीक है, उत्तर भारत में क्या होता है अलग तापमान होता है ठंडों में भी, और दक्षिण भारत में तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। दक्षिण भारत में क्या होता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश में है, विषुवत रेखा के नज़दीक हैं और तथा प्रायद्वीपीय आकार वाला है। इसके आंतरिक भागों में स्थित प्रदेश समुद्र से अधिक दूर नहीं है, इसीलिए यहाँ ठंडी में उत्तर भारत जैसी ठंडी का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, देखिए बना लेते हैं इसको हम। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और अब देखो यहाँ की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये पूरा भारत जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये अरब सागर है आपका, ये आपका क्या है बंगाल की खाड़ी, और नीचे आपका हिंद महासागर। ये समुद्र से दूरी अगर आप इन स्थलों की अगर आप देखते हैं तो दूरी भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ठंड क्या होती है, ठंडी के मौसम में भी उत्तरी भारत की अपेक्षा यानी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, परंतु प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम बात करें ये साउथ इंडिया में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती जितनी आपकी नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ती है। कहने का मतलब ये है। चलिए, तापमान में अधिक नीचे नहीं जाता है, जैसे कि जनवरी के महीने में कोचीन जो कि आपका कहाँ है केरला में है, वहाँ का तापमान जो होता है वो 26 डिग्री होता है। मदुरई जो कि आपका कहाँ है तमिलनाडु में है, उसका तापमान कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि चेन्नई जो कि राजधानी है तमिलनाडु की उसका तापमान कितना होता है 24 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि दक्षिण भारत के पहाड़ी स्थल ठंडी में निम्न तापमान का अनुभव करते हैं। जितने भी आपके हिल स्टेशंस है साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में, वहाँ पर क्या है तापमान थोड़ा नीचे चला जाता है ऊंचाई के कारण। दक्षिण से जैसे जैसे आप उत्तर की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं तो तापमान में कमी आना स्टार्ट हो जाती है। भारत में ठंडी अत्यंत स्फूर्तिदायक और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है, इसीलिए आप लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है शारीरिक व्यायाम जो होता है वो ठंडों में करना ज़्यादा अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्फूर्तिदायक और आपका स्वास्थ्यवर्धक होता है, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भारत में जो ठंडी का समय होता है उसमें लंबी और ठंडी रात्रि के कारण कई भागों में एकदम प्रातःकाल ओस भी पड़ती है। गांव में जब आप जाते हैं सुबह सुबह देखते होंगे घास के मैदान पर हल्की हल्की बूंदें रहती हैं, जिसके कारण हमारे पैर गीले हो जाते हैं, नंगे पैर अगर हम घूमते हैं। कोहरा भी आपको उत्तर भारत में देखने को मिलता है, जिसके कारण कई बार क्या होता है एक्सीडेंट वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। दिन ठंडों में क्या होते हैं छोटे होते हैं, रातें क्या होती हैं उस समय बड़ी होती हैं, ये होता है। ठंडी में ज़मीन पर से चलने वाले शुष्क पवन सामान्य रूप से वर्षा नहीं लाते हैं। ठंडी में ज़्यादातर जो पवनें होती हैं वो नीचे बहती हैं, इसलिए इनके कारण क्या है अधिक वर्षा नहीं होती है। परंतु उत्तर पूर्वी की मौसमी पवनें जो होती हैं ये बंगाल खाड़ी को पार करके आने से नमी युक्त होती हैं। बंगाल की खाड़ी से ये आती हैं तो जो बंगाल की खाड़ी में जो पानी है उससे नमी प्राप्त कर लेते हैं ये बादल, और ये नमी युक्त होते हैं। तो ये नमी युक्त जो
पवनें होती हैं ये कोरोमंडल तट जो है आपका वहाँ पर अधिक वर्षा करते हैं, यानी जो आपका बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ स्थल है वहाँ पर ये क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा बरसात करती हैं। उत्तर पूर्वी भारत में पश्चिमी विक्षोभ तथा बवंडर के कारण कम वर्षा होती है। उत्तर पूर्व में अगर हम बात करें वहाँ पर इतना ज़्यादा पश्चिमी विक्षोभ और जो बवंडर होता है उसके कारण क्या होती है आपकी कम वर्षा पाई जाती है, जबकि पंजाब और हरियाणा में बरसात रबी की फसल के लिए खूब उपयोगी है, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो बरसात होती है उसका लाभ मिलता है पंजाब और हरियाणा में। ये पवन कभी कभी गुजरात में भी बरसात लाते हैं। असमय पड़ने वाली इस बरसात को बेमौसमी बरसात यानी मावठू कहते हैं। जबकि ये बरसात का मौसम नहीं, परंतु इस समय अगर बारिश होती है तो इसको मावठू कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ भी देखिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनको भी समझ लेते हैं। जब आप समाचार पत्रों को कई बार देखते हैं तो उनमें आपको कुछ शब्द सुनाई पड़ते हैं, जिसमें आपका पहला देखो यहाँ दिया गया है अल नीनो। अल नीनो, ठीक है, ये क्या है आपका स्पेनिश शब्द है। स्पेन जो कि एक देश है, वहाँ बोली जाने वाली भाषा जो है वो स्पेनिश है, उसी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है छोटा बालक। यह नाम पेरू के मछुआरों ने बालक ईशा के नाम पर से दिया है, कारण कि सामान्य रूप से उनका प्रभाव नाताल के आसपास दिखाई देता है। ठीक है, वातावरणीय तथा समुद्री असर से दक्षिणी अमेरिका के देश पेरू के पश्चिम प्रशांत महासागर के तट के नज़दीक गर्म प्रवाह उत्पन्न होता है। यह प्रवाह पश्चिम की तरफ बढ़ता है और उसका असर भारत तक अनुभव किया जाता है। ठीक है, अल नीनो नामक विशिष्ट घटना कभी कभी आकार लेती है। जबकि अल नीनो घटना घटित होती है तब भारत की वर्षा ऋतु सीमा, समय मर्यादा तथा बरसात की मात्रा में बड़ा परिवर्तन होता है। अब देखिए अल नीनो को क्या यहाँ दिया गया है। अल नीनो की अगर हम बात करें तो देखिए अल नीनो की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए ये है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका के अगर आप पश्चिम की तरफ जाते हैं तो ये आपका क्या पड़ता है, पेरू पड़ जाता है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है आपका अल नीनो की एक्टिविटी देखी जाती है और यहाँ से जो होता है गर्म प्रवाह उत्पन्न होता है, जो कि आपका ये पूरा प्रशांत महासागर है। ये क्या है आपका प्रशांत महासागर है और इस तरफ एशिया आ जाता है आपका, इस तरफ क्या आ जाता है, एशिया आ जाता है। ये अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका है, इस तरीके से ऊपर तक। ठीक है, ये प्रशांत महासागर, तो यहाँ से ये चीज़ उत्पन्न होती है और ये कहाँ पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ना प्रभाव चालू करती है और इसका प्रभाव हमें भारत तक जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर समझाया गया है। आगे देखते हैं, जबकि अल नीनो घटना घटित होती है तब भारत में क्या होता है, वर्षा ऋतु सीमा मर्यादा, समय मर्यादा और बरसात की मात्रा में बड़ा परिवर्तन होता है। यानी बरसात हमारे यहाँ फिक्स है कि इतने महीने तक होती है। ठीक है, पर जब अल नीनो घटना होती है तो इसका प्रभाव कई बार बरसात अधिक समय तक होने लगती है या कई बार बरसात होती ही नहीं है। तो ये किसका प्रभाव होता है, अल नीनो का प्रभाव होता है। चलिए नेक्स्ट देखो दिया गया है ITCZ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। इसका मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसको कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। व्यापारिक पवनें जहां मिलते हैं वहां विषुवत रेखा पर विशाल निम्न दाब क्षेत्र बनता है। विषुवत रेखा जो आपको ग्लोब में पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है वो विषुवत रेखा कहलाती है। तो वहां पर ये व्यापारिक जो पवनें होती हैं मिलती हैं और वहाँ पर क्या होता है, निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। उसे आंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। ये व्यापारिक पवन वायु प्रवाह स्वरूप में ऊपर उठते हैं। जुलाई मास में यह अभिसरण क्षेत्र 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशीय प्रदेश के ऊपर स्थित होता है। यानी विषुवत रेखा से अगर आप जाते हैं उत्तर की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में जब आप जाएंगे तो 20 डिग्री अक्षांश से 25 डिग्री अक्षांश के बीच जो है ये पाया जाता है। भारत में यह गंगा के मैदान के ऊपर केंद्रित होता है। यानी गंगा जो है आपकी कहाँ उत्तर भारत में बहती है, आपका उत्तराखंड से स्टार्ट होकर आपका कहाँ कलकत्ता तक जाती है पूरा। तो इस जोन
गंगा नदी जो है इसके ऊपर के क्षेत्र जो उत्तर भारत का है वहाँ पर ये केंद्रित होता है क्या आपका ITCZ, और यहाँ कम दबाव क्षेत्र निर्मित हो जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों के ऊपर उत्पन्न होने वाले ये पवन उत्तर की ओर बहते हैं, ठीक है, और भारत के कई भागों में वर्षा होती है। और ये ऊपर बहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका देखने को मिलता है कि क्या हो जाता है, निम्न दबाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जब दक्षिणी गोलार्ध से महासागर के ऊपर से जब ये उत्पन्न होकर पवनें उत्तर भारत की ओर आती हैं तो अपने साथ पानी भर के लाती हैं, क्योंकि ये हिंद महासागर और अरब सागर और यहाँ से होती हुई आती हैं। तो भारत के कई भागों में क्या होती है, आपकी वर्षा होती है। शीत ऋतु के दौरान यह अभिसरण क्षेत्र दक्षिण की ओर खिसक जाता है, जिससे पवनों की दिशा उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, ठीक है। जबकि ठंडों की अगर बात करें तो ये बदलाव देखने को हमें मिलता है, ठीक है, जिसमें ये पवनें क्या करती हैं, अपनी दिशा जो है उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, इनकी दक्षिण की ओर जब खिसकता है ये तब। तो इस प्रकार जो है हमारा जो है तीसरा भाग है वो समाप्त होता है।